Good morning, class. Today we will discuss security policies of cyber security. In last lecture, we have discussed all topics regarding to your syllabus. This is last topic for your syllabus. फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ के मैंने आपको बहुत सारे नोट्स भी दे दिए थे और बहुत सारे जैसे फिफ्थ यूनिट में केस स्टडी था, मैं आपको ग्रुप में केस स्टडी के सैम्पल्स सेंड कर दिया था। आपका एक नया टॉपिक था इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी, जैसे मोबाइल क्लाउड एसडीएम आउटसोर्सिंग, तो इसका नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो बाकी सारे जो आपके यूनिट वाइज नोट्स थे वो पहले ही मैंने आपको दे दिया है। तो ये सारे टॉपिक, ये जितने भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग थे वो पूरे के पूरे मैंने कवर कर दिए हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि आपका ये लास्ट टॉपिक था, तो आज हम इसको भी कवर कर लेंगे। तो आज के बाद आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और इस लॉकडाउन में आप अच्छे से घर पे रहिए, पढ़ाई करिए और कोई भी प्रॉब्लम आपको टॉपिक से होती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो चलिए, सबसे पहला आपका है कि व्हाट इज़ सिक्योरिटी पॉलिसी। सिक्योरिटी पॉलिसीज़ क्या होती है? तो सिक्योरिटी पॉलिसी इज़ अ लाइंग document, meaning that a document is never finished and is continuously updated as technology and employee requirements change. सिक्योरिटी पॉलिसी, सबसे पहले समझिए पॉलिसी क्या होती है। पॉलिसी आप क्या करते हैं कि एक डॉक्यूमेंट है, एक जो कि लगातार कभी भी ख़त्म नहीं होता, जिसे आप कह सकते हो कि कभी इसका कंप्लीट नहीं है। ये एक टाइम के बाद अपडेट होता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं। जैसे आपका मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो क्या है, पूरा बन चुका है, फिर आप नियम कानून जो भी आप बनाते हैं, पॉलिसीज़ आप बनाते हैं, फिर टाइम के हिसाब से हम उसको एम्प्लॉई के अकॉर्डिंग, अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी कंपनी के लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो टाइम टाइम पे हम अपडेट करते हैं। तो दैट इज़ अ लाइविंग डॉक्यूमेंट है आपका। इसको आपको क्या करना है कि ये हमेशा आपका लगातार आपके रिक्वायरमेंट और आपकी नीड के ऊपर डिपेंड रहता है और ये लगातार चेंज होता रहता है। The security policy translates, clarifies, and communicates the management positions on security as defined in the high-level security principle. The security policy acts as a bridge between the management objective and specific security requirements. It informs users, staff, and managers of their obligatory requirements for protecting technology and information assets. देखिए बेसिकली क्या है आपका कि ये जो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ है एक ब्रिज की तरह, कैसे बीच में एक मीडिएटर या ब्रिज की तरह काम कर रहा है। मैनेजमेंट, एम्प्लॉई, मैनेजर्स, इन सब के बीच में जो हमारे एसेट्स हैं, इंफॉर्मेशन के आईटी एसेट्स हैं, उनकी सिक्योरिटी कैसे होगी, और आपकी जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं, हमारे मोरल ड्यूटीज़ क्या हैं या हमारे प्रोफेशनल ड्यूटीज़ क्या हैं, वो सारी चीज़ें हमें लगातार क्या करता है, ये हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी ही डिफाइन करती है। ठीक, अब द थ्री रीज़न फॉर हैविंग सिक्योरिटी पॉलिसीज आर, हम बेसिकली तीन रीज़न है कि क्या सिक्योरिटी पॉलिसीज का। टू इन्फॉर्म यूज़र, स्टाफ एंड मैनेजर, टू स्पेसिफाई मैकेनिज्म फॉर सिक्योरिटी, टू प्रोवाइड अ बेसलाइन। बेसिकली तीन रीज़न है सिक्योरिटी पॉलिसीज। तो सबसे पहला तो जितने भी हमारे स्टाफ हैं, जितने भी एचआर पर्सनस हैं, उन सब का पॉलिसी क्या, चाहे मैनेजर हो, चाहे एम्प्लॉई हो, चाहे वर्कर हो, चाहे जो वट कोई भी हो सकता है, वो उनको पूरी चीज़ें बताना, समझाना। टू स्पेसिफाई मैकेनिज्म फॉर सिक्योरिटी, जो भी आपकी सिक्योरिटी, जैसे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे प्रॉफिट है, किससे लॉस है, क्या कंपनी के बारे में सही है, क्या कॉलेज, दैट इज टू स्पेसिफाई मैकेनिज्म फॉर सिक्योरिटी। टू प्रोवाइड अ बेसलाइन, एक्चुअली में क्या है, सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है, आपकी कंपनी को, आपके कॉलेज को या आपके गवर्नमेंट को एक बेसलाइन देता है, मतलब इसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करना है। विदाउट पॉलिसी वी कैन नॉट डू एनी थिंग। कभी भी बिना पॉलिसी के या बिना गाइड, जो अंडर गाइड आप कहते हैं ना कि अंडर गाइडेंस या इनके सुपरविजन, आप वन बाई वन एक एक स्टेप ऐसे ही फॉलो करते हैं। ठीक, वाई पॉलिसी शुड बी डेवलप्ड, अब प्रॉपरली डिफाइंड वाई सिक्योरिटी पॉलिसी शुड बी डेवलप। तो हम क्यों बनाए सिक्योरिटी पॉलिसीज़, क्यों हम डेवलप किए, तो बहुत कॉमन सी बात है। देखिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप समझ जाएंगे कि क्यों है। जनरली आप वैसे भी जानते हैं कि हम कोई रूल्स रेगुलेशन, कोई पॉलिसी क्यों बनाते हैं। प्रोटेक्ट पीपल एंड इंफॉर्मेशन,
लोगों की सुरक्षा के लिए, अपने इंफॉर्मेशन की सुरक्षा के लिए हम बनाते हैं। सेट द रूल्स फॉर एक्सपेक्टेड बिहेवियर बाय यूजर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी पर्सनल। अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग जो काम का रूल रेगुलेशन है वो भी डिफाइन होना चाहिए। ऐसा मैनेजर का काम अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम अलग है, वर्कर का काम अलग है, एम्प्लॉई का काम अलग, तो सबके लिए अपनी एक रूल है, एक बिहेवियर जो उनका है, उनके अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग, उनके वर्क के अकॉर्डिंग उनको काम करना है। तो दैट इज वी नीड अ पॉलिसी। ऑथराइज सिक्योरिटी पर्सनल टू मॉनिटर, प्रोब एंड इन्वेस्टिगेट। Define the authorized consequence of violations. Define the company consequence baselines, stance on security, help minimize risk. रिस्क को भी मिनिमाइज करने के लिए सिक्योरिटी पर्सनल के जो भी हमारे पास मॉनिटरिंग देखना है कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे इन्वेस्टिगेशन है, क्या वर्क कर रहा है कंपनी के, लगातार जो चार्ट है, आपके सेंसेस हैं, जो बेसलाइंस हैं, जो ग्राफ है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, उन सब की भी लिए हम देख वर्क करने के लिए भी इनको, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, वन बाई वन आपको दिए, आप इसको देखिएगा। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपके पास 3 पॉलिसी है, W3 पॉलिसी, ईमेल सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक। तो वन बाई वन इनको देखते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, W3 का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब एंड इंटरनेट प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। वी नो दैट in today era the W3 is the more important platform for accessing anything via internet। बिना W3 के हम कोई भी चीज़ एक्सेस नहीं कर सकते। आज के टाइम में आप देख रहे हो हाथ हाथ में मोबाइल है, सभी लोग कुछ भी एक्सेस करना, कुछ जानना तो गूगल सर्च कर लो, यूट्यूब सर्च कर लो, सारी चीज़ें देख लो। तो सबसे पहले आपके पास पॉलिसी जो W3 है वो क्या है, और वो भी उसकी भी एक पॉलिसी है, कैसे उसको वर्क कर रहा है वो भी हमको जानना है। तो कुछ पॉइंट्स हैं आपके। वेब मीन्स क्या है आपका, वेब मीन्स सपोर्ट देयर मिशन एट गोल। वेब आपका क्या करता है कि जो भी आपको मिशंस हैं, जो भी आपके क्राइटेरिया हैं, जो भी आपके विज़न है, गोल हैं, उसको W3 आपका क्या, आप इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाहते हो, तो देयर आर सम पॉइंट्स इन W3 पॉलिसीज। ऑफेंसिव एंड हरेसिंग मटेरियल शुड नॉट मेड एक्सेसिबल वाया द कंपनी वेबसाइट। ये बहुत ऑफेंसिव और हरेसिंग मटेरियल आप जानते ही हो। द कॉन्फिडेंशियल मैटर शुड नॉट बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल आपकी इंफॉर्मेशन होती है जो वेबसाइट पे हम नहीं डालते हैं। हरासमेंट वाली बात आई है, जो भी पब्लिक डोमेन में नहीं रखनी चाहिए। ऐसी बहुत सारे न्यूज़ हैं, बहुत सारे वीडियोज़ है, आइडियोज़ है जो हम पब्लिक डोमेन में नहीं रख सकते। पर्सनल मटेरियल ऑन ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट शुड नॉट बी गिवन स्पेस। ये सारी चीज़ें वन बाई वन जो है वो हमें W3 पॉलिसी के लिए मैटर करते। और दूसरी चीज़ W3 पॉलिसी में और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बुक्स में भी देख, अपने बुक्स में भी देख लीजिएगा, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर कट में दी हुई है। ये मैंने ओवरव्यू आपको दिया है। इंस्टॉलेशन ऑफ वेब सर्वर शुड बी प्रोहिबिटेड फॉर द यूज़र ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे वेब आप सर्वर रखता है, वेब सर्वर आपके पास है, तो कि कोई भी इसे इंस्टॉल नहीं कर सकता है, जो भी एडमिन है, जो भी अथराइज पर्सन है। ऑथेंटिकेशन प्रॉपर एक चैनल जो है उसके थ्रू होना चाहिए। पर्सनल कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग शुड नॉट मेड अवेलेबल थ्रू कंपनी वेबसाइट। कोई अपना जो कंपनी सपोज दैट है, तो कोई पर्सनल जो भी है व्यक्ति है या कोई भी एम्प्लॉई है, वो अपना कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर सकता या करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ईमेल सिक्योरिटी पॉलिसी। ईमेल आप जानते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ मेल, पोस्ट मेल, जो आपने पोस्ट देखा होगा, जो इंडियन गवर्नमेंट भारतीय डाक जिसे आप कहते हैं काम करता है, सेम वैसे ही यहाँ पे भी। यहाँ पे क्या है कि टाइम बाउंडेशन ख़त्म हो गया, 24 आवर्स है, और रिस्ट्रिक्शन ख़त्म है। कहीं पे भी आप कभी भी मैसेज भेज सकते हो, आपके कोई भी फाइल है उसको भेज सकते हो आप। लगभग ईमेल सभी आज के टाइम में यूज़ करते हैं। विदाउट ईमेल कोई भी काम हम लगभग नहीं ही कर सकते हैं। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करना है तो आपके पास कम से कम एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। बहुत सारे ईमेल प्रोवाइडर हैं हमारे पास, जीमेल है, याहू है, रेडिफ है, हॉटमेल है, तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो ईमेल जो, अब ईमेल को सिक्योरिटी के लिए भी पॉलिसीज़ जो बनी है, उनका भी बेसिकली क्या रूल्स हैं, कैसे रेगुलेशन है, कैसे वर्क करना चाहिए, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम है, क्या क्या वो दूसरों के लिए समझना होता है, तो वो हमारे पास एक ईमेल के लिए भी। क्योंकि आज के टाइम में आपकी जॉब या इंटरव्यू, बहुत सारी चीज़ें और ईमेल पे ही हो रही हैं, ज्वाइनिंग भी आपकी ईमेल पे हो रही है। तो ऐसे बहुत इस टाइम में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ईमेल।
तो बेसिकली इसके भी कुछ ऑब्जेक्टिव हैं. कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव इन टीचिंग एम्प्लॉइज हाउ टू सेंड इफेक्टिव ईमेल्स, setting target answering times, you professionalize जो email replies therefore gain competitive. सिंपल सी बात है, टीचिंग है, जो कंपटीटर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, जो ऑफ, तो उनका कॉमर्शियली कैसे हम उसका यूज़ करेंगे, कैसे उसको हम मैनेज करेंगे. सिक्योरिटी भी अपनी रखनी है कि कोई भी जो भी हमारा ईमेल है, कोई अदर पर्सन, तो आप देखते हैं ईमेल, पासवर्ड, ओटीपी और बहुत सारी चीज़ें आपके पास प्राइवेसी का ऑप्शन है, तो उन सब के थ्रू हमें ये सारी चीज़ें समझनी. प्रोडक्टिविटी ऑब्जेक्टिव, बाई सेटिंग द रूल्स ऑफ पर्सनल यूज ऑफ ईमेल यू कैन इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग. सिंपल रिलेशंस के लिए, पर्सनल टू पर्सनल रिलेशन के लिए कभी कभी प्रोडक्ट ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है इसका कि हमारे खुद के रूल्स डिफाइन कर लें कि हमें कैसे मैनेजर को मेल करना है, मैनेजर हमको कैसे रिप्लाई करेगा. तो ये भी हम एक लीगल ऑब्जेक्टिव इज क्लियरली स्टेटिंग व्हाट इज कंसिडर्ड एन इनएप्रोप्रिएट ईमेल कंटेंट, यू कैन मिनिमाइज द रिस्क लॉस. लीगल ऑब्जेक्टिव पर देखा जाए तो हमारे पास जो रूल्स और रेगुलेशंस है, लॉ है, उनके अकॉर्डिंग हम क्या करता है कि जो भी हमारे पास एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी है, एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी से एम्प्लॉयर नहीं भाग सकता. एम्प्लॉइज़ का जो भी है तो वर्किंग क्राइटेरिया है या जो भी उसके इथिक्स हैं जो भी, तो वो अपनी लाइबिलिटी से, तो दोनों को वन बाई वन अपनी चीज़ें समझ के वर्क करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ ईमेल. क्रिएटिंग एन ईमेल पॉलिसी, सैम्पल ऑफ ईमेल पॉलिसी, ये बेसिकली आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ गाइडलाइन है ईमेल पॉलिसी के लिए. ठीक है, तो ये आप इसको देख लीजिएगा, आपकी बुक्स में भी है वन बाई वन. पॉलिसी रिव्यू प्रोसेस, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको अभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पॉलिसी रिव्यू प्रोसेस. द प्रोसेस ऑफ रिव्यू इज डिवाइडेड इन 6 स्टेप. किस जब भी मान लीजिए अभी तक हम लोग चर्चा किए कि पॉलिसी रिव्यू, कॉर्पोरेट पॉलिसी भी आपकी एक है, तो किसी कंपनी को कैसे बनाना है, कैसे वो कंपनी वर्क करेगी, कितने क्या इंस्ट्रक्चर, क्या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कैसे उसकी एचआर पॉलिसी होगी, कैसे कैसे वर्क करेंगे. तो ये आप देखते हैं किसी भी कॉलेज में, किसी भी कंपनी में एक उसका पूरा का पूरा मैनेजमेंट होता है, उसका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि कैसे वो वर्किंग करेंगे, उनका इनपुट कैसे होगा, उसका प्रोडक्शन कैसे होगा, आउटपुट जो हो रहा है वो बाहर कैसे जाएगा, वॉट एवर, वो डिपेंड करता है कंपनी पे कि किस टाइप की कंपनी है. तो अब हमने किसी भी कंपनी के लिए पॉलिसीज़ तो बनाया गया, उसको रिव्यू करना है हमको. तो बेसिकली हमें ये चेक करना होता है कि जो भी पॉलिसी है उसको रिव्यू करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, तो उनको फॉलो करना पड़ेगा. सबसे पहला जो स्टेप है, रिव्यू टू बी डन बाई सम हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ फॉर द रिव्यू राइटिंग टीम. जो भी पहला पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही होता है कि हम पॉलिसी बना ली तो उसको पहले हमें फाइनलाइज करने के पहले या एम्प्लॉई में या अपने वेबसाइट पे रखने से पहले हमें एक बार उसको रिव्यू करना है. और रिव्यू कौन करेगा? जो रिव्यू ऐसा मेंबर करना चाहिए जो पॉलिसी बनाने में पॉलिसी मेकर में नहीं रहा हो, क्योंकि हम अपनी फॉल्ट बहुत आसानी से नहीं समझ सकते हैं. जो कोई दूसरा भी पर्सन है वो दूसरे की फॉल्ट बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता है. जो करेक्शन है, जो चेंजेस है, उसको बहुत आसानी से चेंज किया जा सकता है, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है. तो इसलिए सबसे पहला जो पॉइंट है यही है कि हमें जो भी रिव्यू राइटिंग टीम थी, जो भी इसके पहले जिसने पॉलिसी बनाई है, उनसे डिफरेंट पर्सन होना चाहिए जो कि पॉलिसी रिव्यू टीम में होगा. पॉलिसी टू बी असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीटनेस. जो दूसरी बात, पॉलिसी कभी भी ऐसा नहीं कि चलिए 2 पॉइंट बन गया, 4 पॉइंट बन गया और अब आप देख लीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. हमेशा कंप्लीट होना चाहिए, मतलब फर्स्ट टू लास्ट. कंपनी के मिशन विजन से लेके कंपनी के कंक्लूजन, जो भी मार्केटिंग है, जो भी उसका प्रोडक्शन टीम है, मतलब पूरी की पूरी फन टू ऑल चीज़ वो कंप्लीट होना चाहिए. पॉलिसी फ्रेमवर्क टू बी एक्सेस, पॉलिसी एलिमेंट्स टू बी एक्सेस, मीन्स टू सी जो भी हमारे पास एक्सेसिंग के वर्किंग जो कैपिटल्स हैं वो भी एक्सेस है, एलिमेंट वन बाय वन. जो भी हमारे पास चाहे एसेट हो, चाहे एचआर हो, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे रिक्वायरमेंट्स हो, सब सब चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए. पॉलिसी स्टेटमेंट शुड बी रिव्यूड ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर. ये तीसरा पॉइंट है, कुछ पैरामीटर्स हैं उनके बिहाफ पे भी हमारा पॉलिसी को चेक करने से क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसाइज होना, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बड़े बड़े बातें लिख दी गई हैं और समझ में नहीं है. एग्जैक्टनेस आप होनी चाहिए, मतलब आप कहना क्या चाहते हो वो बातें, आप बहुत ज़्यादा भूमिका बांधने की ज़रूरत नहीं. मिज़रेबिलिटी, चाहे मिज़र होने के लायक होना चाहिए. जैसे कोई पर्सन ने कितना काम किया, उसका अप्रेजल कैसे होना चाहिए, वो मीज़र होना चाहिए. कितनी उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी, कितना उससे प्रॉफिट हो रहा है,
तो मेजरेबल चीज़ें होनी चाहिए, प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल बातें नहीं कि हाँ ये हो जाएगा ऐसा। आपने क्या किया, क्या चीज़ें हो सकती है वो प्रैक्टिकल, फिजिबिलिटी। ऐसा नहीं कि हम फिजिबल, भौतिकता होनी चाहिए, समझ सकते हो, देख सकते हो उसको, चीज़ों को आप बहुत आसानी से जानो। खाली पुलाव नहीं होना चाहिए, हाइपोथेटिकल थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, फिजिबिलिटी आपको, और अकॉर्डिंग टू टाइम वर्क होना चाहिए। ठीक। रिव्यू इंश्योर्स दैट पॉलिसी आंसर द 5 Ws। चौथा पॉइंट है कि आप जब भी रिव्यू कमेटी हो, जो भी पर्सन हो, जो भी रिव्यू मेंबर्स हो, वो 5 Ws है, 5 W के आपको क्वेश्चन मिलने चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। आपने जो लॉ बनाया, जो सिक्योरिटी बनाया, ये क्या है, क्यों नीड पड़ी, क्यों हम बना, सब सॉरी, क्या है ये, इसका जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जो इंफॉर्मेशन पॉलिसी, जैसे ईमेल पॉलिसी है, जो W3 पॉलिसी, वो क्या है। सबसे पहले आप उसको ब्रीफ करो, वाई डू वी नीड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। दूसरा, हमें इस लॉ, इस पॉलिसी की जो नीड क्यों पड़ी, वाई वी डू, हमें जो नीड है, इसकी आवश्यकता, रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी कि हमें ये पॉलिसी बनानी पड़ी है, सिक्योरिटी पॉलिसी। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कौन कौन पर्सन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। व्हेन इज़ द राइट टाइम टू एड्रेस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इसका राइट टाइम कब होगा जो पॉलिसी बताने का। जैसे कोई भी पॉलिसी किसी कंपनी का, जब आप एंट्री लेते हो, तो जब आप जॉब के लिए बात करते हो, तो कंपनी अपनी पॉलिसी बताती है कि हमारी हमारी ये पॉलिसी, 2 साल से पहले आप नहीं छोड़ सकते, आपको इतनी सैलरी मिलेगी, आपका इतना HRA मिलेगा, आपको इतना मेडिकल या PF वॉटेवर। तो आपको उनकी पॉलिसी है, तो कब कब राइट टाइम कब है इसको बताने का। वेयर डस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अप्लाई, कहाँ कहाँ पे ये रूल्स और रेगुलेशन अप्लाई होंगे। ठीक है, ये 5 Ws हैं, इसके आंसर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। टू चेक द कंसिस्टेंसी विद द अदर पॉलिसीज, लॉज एंड रेगुलेशंस। अब जो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग जो और भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उनको चेक करना है, उनको देखना है कि जो हमारे पास रूल्स रेगुलेशंस बनाया हमने, इससे जो हमारे जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या जो भी अदर और भी, इससे कोई चीज़ अफेक्टेड तो नहीं हो रहा है। अपने गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अपनी जो लॉ बनी है, वो हमारी पॉलिसी उसके इतर तो नहीं है किसी का। जैसे आप कहते हैं ना, जो राइट्स है, मौलिक अधिकार आप कहते हैं, मोरल ड्यूटीज़ जो भी है, उसके उसको तो कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। तो वो सारी भी चीज़ें हमें देखनी है कि कैसे कैसे रूल रेगुलेशन। टू चेक अवेलेबिलिटी ऑफ द अपडेटेड पॉलिसी टू ऑल मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लगातार आप ये देखते रहिए कि आपके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, उनको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे आपने कोई चेंज किया तो उनको टाइम टाइम पे वो अपडेशन पता चलनी चाहिए, उनको समझ में आना चाहिए क्या पॉलिसी में चेंज हुआ और क्या उससे फ़र्क पड़ेगा। दैट इज़ द नेक्स्ट आपका कारपोरेट पॉलिसी। मैंने कहा था 3 टाइप की पॉलिसी। अ कारपोरेट पॉलिसी एम्स टू अचीविंग इट्स लॉन्ग टर्म टारगेटेड बाई इनकैप्सुलेटिंग इट्स मिशन, विजन एंड ऑब्जेक्टिव एंड आल्सो फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। एक नॉर्मल मैंने आपको समझाया कि एक कॉरपोरेट कैसे स्टैंड होता है, क्या क्या कैसे, किस लिए, किस क्या पर्पज है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और उस ऑब्जेक्टिव को फाइंड आउट करने के लिए किन किन स्टेप को फॉलो करना है, वो सारी चीज़ें, विजन, मिशन क्या, ऑब्जेक्टिव क्या, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसका विजन क्या है, मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन कैसे लेंगे। ये सैंपल दिया हुआ है कि एक सिक्योरिटी पॉलिसी के सैंपल क्या होने चाहिए। सबसे पहले पर्पस डिफाइन होना चाहिए, फिर एम्स एंड कमिटमेंट्स होने चाहिए, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में रिस्क एनालिसिस और असेसमेंट के बारे में बताया था। प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एसेट्स, प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, कंपाइलेंस। ठीक है, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी पॉलिसी आपको बनाना है। एक नेक्स्ट टॉपिक है आपका पब्लिशिंग एंड नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द पॉलिसीज। एक टॉपिक है आपका पब्लिशिंग एंड नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द पॉलिसी। नाम से डिफाइन हो रहा है कि कब आपको पब्लिश करना है, जो भी आप सिक्योरिटी पॉलिसीज बनाएंगे, इसका एक इसका भी तो मेथड होगा, इसका भी तरीका होगा, कब हमें क्या करना है, पब्लिश करना है, और ये लगातार नोटिफिकेशन कब किसको कैसे पहुंचाना है। प्रेजेंट और स्टेटमेंट इज एन एक्यूरेट, कंसाइज, रीडेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। आपको जो भी पॉलिसी होगा उसका बेसिक क्या है कि हमारा एक सही होना चाहिए, सही फॉर्म में होना चाहिए। कोई भी पर्सन से, जैसे बहुत सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी आ रही, तो वो हिंदी भी फॉर्म में होना चाहिए। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग काम करिए। ऐसा नहीं बहुत अच्छा बनाया और वो लैंग्वेज वो समझ ही नहीं सकता है, पढ़ ही नहीं सकता है,
बहुत कम टाइम में बहुत सारी बातें जो मेन इंपॉर्टेंट बातें उनको कवर करिए, ठीक है। दैट इज़ कंसाइज, एक्यूरेट, सही होनी चाहिए, कोई गलत मिस प्रिंट नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। अब पब्लिश द रिपोर्ट बाय डेडलाइन, आपको एक टाइम के अकॉर्डिंग कोई भी पब्लिकेशन कर दे, जैसे आपका 10 तारीख तक है, 10 अगस्त का आपका डेडलाइन है, तो 10 अगस्त से पहले आप उस चीज़ को पब्लिश कर दीजिए ताकि उसके बाद वो अफेक्टिव हो जाए। इंक्लूड द रिक्वायर्ड पॉलिसी स्टेटमेंट, आपके पास एक कंफर्म पॉलिसी स्टेटमेंट होना चाहिए। डिटरमाइन हु गेट्स द रिपोर्ट, आपको ये लगातार पता रहना चाहिए कि कौन कौन है जो रिपोर्ट बनाएगा, कौन इस चीज़ को मैनेज कर रहा है वो। डिस्ट्रीब्यूट द रिपोर्ट, रिपोर्ट बनाने के बाद आपको ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, हर एक एम्प्लॉई के पास ये रिपोर्ट आपको सेंड करनी है और 1 बाय 1 इसको समझाना भी है। रिटेन रिकॉर्ड एसोसिएटेड विद द रिपोर्ट, आपको एक रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है कि ये पर्सन के पास ये चीज़ें पहुंच चुकी, ये पब्लिश हुआ था आज के टाइम में और यहाँ पे ये चीज़ें अप्लाई हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ISO, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। जनरल में हम लोग अक्सर भी ISO जब भी पढ़ते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ISO आपका जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उससे, तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, यहाँ पे आपका क्या है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है। देखिए ये थोड़ा सा हिस्ट्री है। द ISO वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1947, इट इज़ कोलाबोरेटेड विद द ITU एंड IEC। ये कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, 1947 में, और ये दो चीज़ का कोलाब्रेशन है, दो एजेंसीज से मिलके बनाया या दो एजेंसीज मिलके चलता है। ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन और इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कम्युनिकेशन आपका जो है कमीशन, सॉरी, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन जो है, इन दोनों पे यहाँ पे ये वर्क करता है। अब ये सबसे पहले आप ये समझिए कि ISO का ज़रूरत क्यों है। आप अभी बात किए, ये एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जितने भी कंपनी है, जितने भी कॉरपोरेट हैं, जो भी IT सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, उनकी पॉलिसी बनाने में इसकी बहुत ज़्यादा अहम भूमिका है। यही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसने सबसे पहले बनाया और किस किस टाइप से किस किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो IT के लिए वर्क कर रहे हैं उनके लिए क्या ज़रूरी है, क्या पॉलिसी बेहतर होनी चाहिए, कब कब अपडेट होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहीं पे आप डेवलप करती है। पहली बात, ये कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज़ अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा कि ISO जो है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हाँ, बट इसमें बहुत सारे लोगों के अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग पर्सनस के जो भी हमारे पास एक्सपर्ट होते हैं उनको लेके जो कमेटी बनी होती है वही वो डिसाइड करते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग जो ISO के आपसे देखा, ISO पूछता है आपके एग्जाम में, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अब जैसे आपने अक्सर देखा होगा, कभी भी आप सामान लेने जाते हैं, कहीं पे भी घूमने टहलने जाते हैं, तो देखते हैं लिखा था ISO सर्टिफाइड, या आप बुक भी लेते हैं उस पर लिखा था ISO सर्टिफाइड। ISO मतलब क्या, एक स्टैंडर्ड मानक है, विश्वस्तरीय मानक है जो ये सिद्ध करता है कि हाँ, अगर ये सारे रूल्स और रेगुलेशन जो ISO ने बनाए हैं उसको फॉलो करता है, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, इसका आउटपुट अच्छा होगा। इस बेस पे वो लिखते हैं कि ISO सर्टिफाइड, या तो उससे इसका मतलब कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं लोग। फेथ जो है, वो लोगों का जो फेथ है उस पार्टिकुलर किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, उस पार्टिकुलर इक्विपमेंट के लिए, एसेट के लिए वो बढ़ जाता है, सर्विसेज के लिए बढ़ जाता है कि हाँ ISO सर्टिफाइड है, इसका मतलब उनका जो रूल रेगुलेशन है वो बहुत सही है, वो बहुत टफ है, और अगर उन्होंने फॉलो किया है तो इसका मतलब ये सारे काम अच्छे से करेगा। तो ये अलग अलग आपके ISO IEC 27001 है जो कि गवर्न करता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। आपका ऐसे ISO IEC 27001 27002 जो सर्टिफिकेशन के लिए भी वर्क कर रहा है, ठीक है। 2 और 3 और 4 भी है आपका। तो ये 1 बाई 1 दिया है, तो आप इसको आसानी से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉमन है सब कुछ। ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए काम करता है कि आपके एसेट्स कैसे सिक्योर होंगे, उन फैमिली को उनको क्या क्या मिलना चाहिए। जो मैनेजरियल बोर्ड है, ये जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, जो अक्सर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, IPR की बात करते हैं, उसकी एम्प्लॉय डिटेल्स, ये सारी चीज़ें कॉमन है, ठीक है। तो ये 1 बाई 1 आप एक बार देख लीजिएगा पॉलिसीज, ठीक। ये 27003 भी है आपका इम्प्लीमेंटेशन गाइडेंस, आपकी बुक में ये भी, ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी से दी हुई हैं, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आज के
जो आपका बेसिक टॉपिक था, इसको हम लोगों ने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को इसको कवर किया। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। अभी थोड़ा सा पार्ट और है, तो उसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। अभी इसको दोबारा उस क्लास को भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आप घर पे अच्छे से पढ़िए। कोई प्रॉब्लम अगर इस ISO से और सिक्योरिटी पॉलिसी से इस आती है तो आप उसको मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।